आधे से अधिक आबादी का मतलब है कि हमारे समर्थन के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। आधे से अधिक का मतलब है कि हमारे समर्थन के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। जब हमारे समर्थन के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, इसके बावजूद भी इस देश में जो पिछड़ा वर्ग है वो अधिकार वंचित है, तो हम दुनिया के 8वें अजूबे से कम है क्या? तो सवाल ये पैदा होता है कि ये स्थिति क्यों पैदा हो गई? जब हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल पैदा होता है कि जब हमारी संख्या ज्यादा है, पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है, अगर संख्या ज्यादा है तो हमारी लोकतंत्र में संख्या का महत्व है, लेकिन संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ना समाधान होने का क्या कारण हो सकता है? समाधान ना होने का क्या कारण है, उसको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समाधान ना होने का कारण ये है, अपनी समस्याओं के बारे में जानते ही नहीं, अपनी समस्याओं को दूर करने के बारे में सोचते नहीं। तो जब हम अपनी समस्याओं के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और उनको दूर करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? हम दुनिया भर की समस्याओं के समाधान के बारे में सोचते हैं, सबकी समस्या के समाधान के बारे में सोचते हैं, बस अपनी क्या समस्या है ना इसके बारे में सोचते हैं, ना हमारी समस्या का समाधान क्या है इसके बारे में भी नहीं सोचते। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मकसद ये है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी क्या समस्या है ये समझाया जाए, उनकी क्या समस्या है ये पहले समझाया जाए। जैसे जाति आधारित गिनती के लिए भारत बंद किया ना हम लोगों ने 25 मई को, अभी फिर करेंगे। ये पीछा थोड़े छोड़ेंगे आरएसएस का, ये तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आरएसएस वाले दिल्ली नहीं छोड़ देंगे, तब तक ये पीछा छोड़ने वाले नहीं। तो ये पीछा छूटेगा नहीं, अभी दोबारा फिर घोषित करेंगे, 1-2 दिन में अभी आ जाएगा आपके पास में सूचना, दोबारा फिर आंदोलन घोषित होगा, कई चरण में फिर करेंगे, तैयारी करेंगे और तैयारी करेंगे 2-3 महीने फिर भारत बंद करेंगे, बड़ा भारत बंद करेंगे, इसका 10-20-50 गुना बड़ा भारत बंद करेंगे। अभी भारत बंद किया 25 मई को, तो नीतीश कुमार को बिहार में फैसला लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा ना? बिहार में बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं हमारे श्रावस्ती की तो दुकान बंद नहीं हुई तो भारत बंद सफल कहां हुआ? ये कह रहे हैं सफल हो गया, दुकान तो बंद नहीं हुई तो सफल कहां हुआ? अरे दुकान बंद कराना मकसद थोड़ा ही है, हमारे मुद्दे हाईलाइट करना मकसद है, दबाव बनाना मकसद है, दुकान बंद कराना मकसद नहीं है। तो उसका असर हुआ, देश भर में कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई जाति आधारित जनगणना के लिए। दिल्ली में कई कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्र में सरकार पर दबाव बनने लगा जाति आधारित जनगणना करो, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज सरकार जाने की स्थिति में है महाराष्ट्र। देख रहे हो टीवी में? नहीं देख रहे? उनको डर लग गया कि बिहार वाले ने तो कर लिया और महाराष्ट्र में शरद पवार जी ने कहा जाति आधारित जनगणना करो। अब जब शरद पवार कह रहे हैं जाति आधारित जनगणना करो, शरद पवार ही तो सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी जाति जनगणना होने की संभावना थी और कई राज्यों में सुगबुगाहट चल रही थी। और ये जो हो रहा है इससे सेंट्रल पर दबाव बन रहा है। राज्यों के जाति जनगणना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनगणना करने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि राज्य करके देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी नहीं उसको। लेकिन ये प्रभाव आपको बता रहे हैं, जो 25 तारीख का भारत बंद हुआ तो हर नेता बचने की कोशिश करा, नहीं हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हम तो समर्थन में है इसके। बिहार में बीजेपी के लोगों ने भी समर्थन किया, नहीं हम समर्थन में है, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए।
तो अभी तो एक भारत बंद हुआ केवल, अभी ओबीसी का एक ही भारत बंद हुआ ना, पहला हुआ ना, अभी तो कई होंगे और तब तक होंगे जब तक कि हर ओबीसी तक ये बात ना पहुंच जाए कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की भी गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। और जब ये बात सब तक पहुंच जाएगी तो सारे पिछड़े ये सोचेंगे, अरे भाई जब गिनती नहीं कर रहा है जिसको हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना ले जो गिनती कर ले। तो ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा जो गिनती कर लेगा, समाज ही बना देगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली से जब तक आरएसएस वाले दिल्ली नहीं छोड़ेंगे तब तक उनका पीछा हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये आंदोलन चलता रहेगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़ों को उनके हक अधिकार के बारे में जागृत करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि पिछड़ों को हक अधिकार के बारे में जगाने वाला कोई संगठन ही नहीं। हाँ, पिछड़ों को इस बात के बारे में जगाने वाले बहुत संगठन हैं कि काशी में मुसलमानों ने कब्जा किया है, मथुरा में मुसलमानों ने कब्जा किया है, अयोध्या में मुसलमानों ने कब्जा किया है। इसके बारे में दिन रात जगाने वाले ब्राह्मणों के संगठन है। लेकिन पिछड़े वर्ग के हक अधिकार पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, इसके बारे में जगाने वाला कोई संगठन नहीं है। वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और कोई संगठन नहीं है जो इसके बारे में जगाए कि नहीं ब्राह्मणों ने तुम्हारे हक अधिकार पर कब्जा। ब्राह्मण क्या जगा? काशी में मुसलमानों ने कब्जा किया, मथुरा में मुसलमानों ने कब्जा किया। मैं गया, मथुरा भी गया, काशी भी गया। मथुरा के म्यूजियम में गया, बुद्ध के अलावा किसी का नहीं है, बुद्ध और महावीर के अलावा। पूरा म्यूजियम जाके देख लो, आप जाओ मथुरा में देखो, किसी का नहीं। जितनी जमीन की खुदाई से निकला हुआ है वो सारा का सारा बुद्ध और महावीर का निकला हुआ है। तो बुद्ध और महावीर कौन थे? हमारे कुल के थे, तो हमारी विरासत है। काशी में तो पहला उपदेश ही दिया, सारनाथ में। तो हमको समझने की जरूरत है कि हमको जहां नहीं लड़ना है वहां लड़ाया जा रहा है पिछड़ों को, और जहां पिछड़ों को लड़ना है वहां पिछड़े लड़ नहीं रहे, क्योंकि उसके बारे में जागृत करने वाला, बताने वाला कोई संगठन पिछड़े वर्ग में नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बना है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, हजार हजार करोड़ के घोटाले हो रहे हैं ना। ईडी का सम्मन रोज जारी हो रहा सबको, तो ये पैसे के घोटाले। लेकिन इससे भी बड़ा घोटाला है। वो घोटाला क्या है? इतिहास का घोटाला है। और ये घोटाला किसने किया? इतिहास का घोटाला ब्राह्मणों ने किया, और हमारा जो गौरवशाली इतिहास था उसको दबा दिया। अगर देश में अंग्रेज नहीं आते तो आज जितने बुद्धिस्टों के स्थान निकाले गए खोद खोद के मिलते, सारा अंग्रेजों ने खोद के निकाला, अंग्रेजों ने निकालने का काम किया। नहीं तो इतिहास को दबाया गया, और आज भी दबाया जा रहा है। जैसे हम लोग साहू महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं, तो क्या सिलेबस में साहू महाराज को पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि साहू महाराज अगर नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अगर साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं होते। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया, इतना महान काम किया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना महान काम किया, और बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं अगर छत्रपति साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं होते। तो इतना जो महान आदमी थे उनके बारे में इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले सबसे पहले शूद्रों को पढ़ाने का काम किया, सावित्रीबाई फूले ने पढ़ाने का काम किया। उनके बारे में इतना बड़ा पढ़ाया जाता सिलेबस में कहीं कहीं कि ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। खत्म हो गया मामला।
तो हमारा जो इतिहास है उस इतिहास के बारे में बताया नहीं जा रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा, उस इतिहास को दबाया जा रहा है। उसको कौन बताएगा? अगर हमारे समाज का कोई संगठन नहीं बनेगा तो उसको कौन बताएगा? ये जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग बहुजन समाज की, ये बहुजन समाज, बहुजन शब्द ही बुद्ध ने दिया। आज अगर ओबीसी को कहो बहुजन तो कहेगा शेड्यूल कास्ट। आज अगर ओबीसी के सामने बहुजन का नाम लो तो क्या कहेगा? शेड्यूल कास्ट। तो बहुजन शब्द आया कहां से? बहुजन नाम ही, शब्द का प्रयोग ही तथागत ने किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो विचारधारा है वो बुद्ध की विचारधारा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा। क्योंकि बुद्ध जानते थे सबका हित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब जिसने आपके घर में डकैती डाली उसका भी भला है, आपका भी भला है। दिक्कत का मामला है। जिसने चोरी किया उसका भी भला और जिसके घर चोरी हुई उसका भी भला है। तो इसलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुसंख्यक लोगों का हित और बहुसंख्यक लोग सुखी रहेंगे, ये ऐसी विचारधारा। इसके लिए कहा चरत वित्त चारिका करो, भिक्षाटन करो और इस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करो। बाबा साहब अम्बेडकर जब बुद्धिज्म को स्वीकार कर रहे थे तो अपने गुरु जी को बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा, आपको बुद्ध की कौन सी प्रतिमा पसंद है? तो गुरु जी ने कहा हमें ध्यानस्थ बैठे बुद्ध बहुत ज्यादा पसंद है। बाबा साहब ने कहा हमें ध्यानस्थ बैठे बुद्ध नहीं, हमें वो बुद्ध पसंद है जो हाथ में चारिका का पात्र लेकर के निकल रहे हैं, वो बुद्ध हमें पसंद है। बाबा साहब क्या कहना चाहते थे? बाबा साहब ये कहना चाहते थे कि जो विचारधारा है उसको एक जगह बैठकर रोको मत, उसका प्रचार प्रसार करो। यही तो बुद्ध ने कहा, यही बुद्ध ने कहा। तो आज जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इतना बड़ा संघ बना दिया बुद्ध ने, कोई मोबाइल नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कम्युनिकेशन का ये नहीं, कोई रेल नहीं, कोई बस नहीं, बना दिया इतना बड़ा, इतना बड़ा संघ बना दिया, इतना बड़ा संगठन बना दिया। और इतना बड़ा संगठन बना दिया कि बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो गया और आज भी पूरी दुनिया के लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। भारत वालों से ज्यादा विदेश में लोग मानते हैं। उनकी जाति बिरादरी के तो थे नहीं, उनके देश में भी पैदा नहीं हुए, लेकिन बुद्ध के विचार ऐसे थे, उसकी वजह से वो मानते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा बुद्ध की विचारधारा है, इससे भला होगा तो मानते हैं। अब यहाँ इतने बौद्ध विहार बने हैं, अलग अलग देशों ने आके बनाए ना, दूसरे देशों से लोग आके बनाए। तो आज हम संघ को बढ़ाना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, इसको बढ़ाना चाहते हैं, हमें भी तो वही काम करना पड़ेगा, हमें भी तो इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा थोड़ा ही बढ़ाना है, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जो अपने समय में बुद्ध बढ़ा रहे थे, जो कभी कबीर साहब, कभी रविदास साहब, कभी तुकाराम महाराज बढ़ा रहे थे, जो कभी ज्योतिबा फूले साहू महाराज, बाबा साहब पेरियार बढ़ा रहे थे, ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू बढ़ा रहे थे। आज उस विचारधारा को हमको बढ़ाना है। संगठन कोई हो सकता है, संगठन का नाम कोई हो सकता है, अलग अलग समय में बदलता रहता, लेकिन विचारधारा तो वही है ना, वो हमारे पुरखों की विचारधारा है। लेकिन हमको इस बात को समझना जरूरी है। जब हम समझेंगे तो हम लोगों को समझाने का काम करेंगे, जब हम ही नहीं समझेंगे तो समझाने का काम कैसे करेंगे? श्रावस्ती में भी बहुत सारे गांव होंगे, तो जाना पड़ेगा ना कार्यकर्ताओं को, और नहीं जाएंगे तो फिर इतने के इतने, जितने हैं उतने ही ना रहेंगे, उसमें भी कम हो जाएंगे। आदमी बढ़ते के साथ रहता है, रुके के साथ थोड़ी रहता है।
बढ़ेगा तो रहेगा, तो बढ़ेगा अपने आप तो नहीं, बढ़ाना पड़ेगा। तलवार चलती थी तो कभी भी एक छत्र ब्राह्मणों का राज हमारे लोगों ने होने नहीं दिया, होने दिया कभी, कभी नहीं होने दिया। जब तलवार चलती थी तो कभी भी ब्राह्मणों का पूरे भारत पर राज होने नहीं दिया हमारे लोगों ने, और तलवार से मुकाबला किया। लेकिन आज तलवार नहीं चल रही है, आज विचारधारा चल रही है। जन की लड़ाई नहीं है, जनमत की लड़ाई है। जन तो हमारे 52% ओबीसी है, SC ST OBC माइनॉरिटी को मिला लो तो 90% से ऊपर है। 85% हम लोग कहते हैं, मगर आज की तारीख में अगर काउंटिंग होगी तो ये 90 के ऊपर है। समझ रहे? बाबा साहब ने भी जो संविधान सभा में बयान दिया यही दिया कि 90% लोगों को तुम लोग यहां गुलाम बना के रखे हुए हो। तो 90 के ऊपर है हमारी संख्या। जन तो है 90%, जनमत कितने परसेंट है? जन 90% है, जनमत नहीं है ना। सरकार जन से थोड़ा ही बनती है, सरकार जनमत से बनती है। जनमत बनेगा कैसे? जनमत बनने के लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। लोग आपके पास क्यों आएंगे? आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। आप जाएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जो ये विचारधारा है इसको लेके आपको जाना पड़ेगा, अपने महापुरुषों की विचारधारा। हम दुश्मनों से उम्मीद करें कि वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा फैलाए, वो क्यों फैलाए? कोई आदमी जानबूझ के जहर पीता है क्या? तो फिर जो शासक है वो तो जानता है जहर क्या है, दवा क्या है। जो हमारे लिए दवा है वो उसके लिए जहर है, क्योंकि अल्पसंख्यक होके वो राज कर रहा है, बहुसंख्यक होके हम गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ही महापुरुषों की विचारधारा से अनभिज्ञ हैं, इसलिए गुलाम हैं। हम अपने ही महापुरुषों की बात को नहीं जानते, इसलिए गुलाम हैं। हर जाति का आदमी अपने जाति का नेता खोज रहा है, हर जाति का आदमी अपने जाति की पार्टी खोज रहा है। तो जाति बनाई किसने? जाति तो हमारे पुरखों ने नहीं बनाई। जी जो बनाएगा फायदा उसको होगा या हमको होगा? जब जाति बनाई तब भी उन्होंने फायदा लिया, आज भी वही फायदा ले रहे हैं। बिरादरी का नेता बिरादरी में आता, कहता सब बिरादरी आगे चली गई, अब तो पीछे रह गई। तो जो पीछे रह गई है उसके पीछे बिरादरी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं नेता के पीछे। फिर बिरादरी नेता के पीछे और नेता अमित शाह के पीछे। बिरादरी नेता के पीछे और नेता अमित शाह के पीछे, और फिर अमित शाह सारा बेच रहा है, सारा आरक्षण खत्म कर रहा है। तो हमको अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपने समाज के लोगों तक पहुंचाना होगा, बताना होगा। इस विचारधारा के आधार पर लोगों को तैयार करना होगा। ये जो फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार की विचारधारा है, ये विचारधारा प्राचीन भारत में बुद्ध की विचारधारा है, मध्यकालीन भारत में संतों की विचारधारा है, और आधुनिक भारत में फूले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा है। तो ये विचारधारा हमारे पुरखों की विचारधारा है। इस विचारधारा को समाज में स्थापित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप इसको स्थापित नहीं करोगे, दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे करोगे? और लड़ाई लड़ोगे कैसे? अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकते तो लड़ाई लड़ोगे कैसे? अगर यही नहीं पता है दुश्मन कौन है, यही नहीं पता दोस्त कौन है, तो जो दोस्त है उसको दुश्मन समझ लिया, कमजोर हो गई। और जो दुश्मन है उसको दोस्त समझ लिया, उसको साथ रख लिया, तो विश्वासघात करेगा, कभी भी मुंडी काट के अलग कर देगा, क्योंकि दोस्त बन गया। यही तो हो रहा ना। आज जो सारे डरे हुए हैं हमारे लोग, ईडी से, सीबीआई से, क्यों डरे हुए हैं? आस्तीन में सांप पाल रखा है तो क्या होगा फिर? आस्तीन में जब सांप पाल लिया तो ये तो होना ही होना था। इसलिए कोई भी विपक्षी नेता बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा, विपक्ष शून्य हो गया, और जो बोलता है
तो उसको ईडी की नोटिस पहुंच जाती है, चुप हो जाता है, खत्म मामला। तो ये दोस्त और दुश्मन की पहचान अगर उनको होती तो इस हालत में नहीं पहुंचते। तो दोस्त और दुश्मन की पहचान समाज को कराना जरूरी है। और वो समाज को कैसे होगी? वो जो हमारे महापुरुषों का संघर्ष है, जो हमारे महापुरुषों की लड़ाई है, उस लड़ाई को जब हम समझेंगे तब ना ये दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी। ज्योतिबा फूले ने लिखा कि किसानों के दो दुश्मन हैं, एक सेठ जी, एक भट्ट जी। मराठी में सेठ जी मतलब बनिया जी और भट्ट जी मतलब पंडित जी। तो बच्चा हम पैदा करें नाम पंडित जी से ही पूछ के रखते हैं, और बच्चे को पढ़ा करके शादी विवाह करने का समय आ जाए तो चाहे लड़का लड़की दोनों MBBS डॉक्टर हों, शादी तो अनपढ़ ब्राह्मण ही कराए। हमारी सारी डिग्री फेल है, कितना भी पढ़े हो, वो अनपढ़ ब्राह्मण की डिग्री ही उसके लिए मान्य है। तो एक तो इस तरीके से लूट रहा ज्योतिबा फूले ने। और एक बात लिखा, जिस तरीके से बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, उसी प्रकार से कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। तो धंधा चला रहा है। जब हमारा आदमी मर जाता है, जाता भागा भागा पंडित जी के पास में, पूछता है, पंडित जी पिताजी की आत्मा का थोड़ा पता करो, शांत हो गई है कि अभी भटक रही है। अब अगर पंडित कह दे कि आत्मा शांत हो गई, रोजी रोटी बंद। अगर भटक रही है तब ना पूछोगे कि अरे क्या करना है बताइए, तो क्या दिक्कत। तो ये 51 ब्राह्मण को खिला दो, 101 ब्राह्मण को खिला दो, 501 ब्राह्मण को खिला दो। कभी कभी इतने ब्राह्मण खिलाने के लिए। और गांव में कितने हैं? 4 घर। 4 में से भी वो एक ही घर थे, 4 भाई थे, अलग अलग हो गए, इसलिए 4 घर हो गए। और गांव का नाम हो गया तिवारी। हाँ, तो ये जो है, मैंने कहा गांव तो छोड़ो, गांव में जो 2-4 घर होते हैं, तो जब ज्यादा लोगों को खिलाने का टारगेट मिल जाता है तो इलाके में उतने ब्राह्मण मिलते ही नहीं खाने के लिए। हमारा आदमी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता, फिर जाता है पंडित के पास में और कहता है ही नहीं, इतने ब्राह्मण मिल ही नहीं रहे। तो पुरोहित कहता है, यजमान चिंता मत करो, दक्षिणा की व्यवस्था रखना, पंडित हम बुला लेंगे। तो बुला देता है पंडित, जजमान दक्षिणा देता है इसको। तो जिंदा भी खाता है, मरने के बाद भी खाता है। इसलिए ज्योतिबा फूले ने लिखा, ये कर्मकांड कराना इनका धर्म नहीं है, इनका धंधा है। ये धंधा करते और धंधा को हमारे लोग धर्म समझते हैं। बच्चा पैदा होता है तो तरह तरह की बात बताते हैं, इस नक्षत्र में पैदा हो गया, उस नक्षत्र में पैदा हो। क्यों बताते हैं? धंधा चलाना है। तो वो धंधा चलाते। और जो बनिया है, हम तो किसान परिवार से, जब घर में फसल होती थी तो बनिया कहता था अभी पैसा लेना है तो 400 रुपये में धान खरीदेंगे, अगर 2 महीने बाद लेते हो तो 800 रुपये में ले लेंगे, 500-600 रुपये में ले लेंगे। तो जिसको ज्यादा इमरजेंसी होती थी वो 400 में ही ले लेता था। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते थे यार अभी 400 मिलेगा, 3 महीने बाद 800 मिलेगा, तो ऐसा करो 800 में दे दो। तो बगैर 1 पैसा लिए बनिया को धान दे देते थे। और 3 महीने बाद बनिया ईमानदारी से 800 रुपये दे देता था। लेकिन बनिया ने 1 पैसा लगाया उसमें, आपका मुफ्त में लिया, ले जा करके मार्केट में 2000 में बेच दिया, 1500 में बेच दिया और आपको 800 रुपये दे दिया। बनिया का व्यवसाय 1 पैसा लगाए बगैर हो गया। और आप धूप में, छांव में, बरसात में उसमें डटे हुए हैं खेत में, तब पैदा किए। आपको जितना फायदा नहीं मिला उससे ज्यादा उसको मिल गया। इसलिए ज्योतिबा फूले किसान थे तो उन्होंने अनुभव से लिखा कि आपके 2 दुश्मन है, एक सेठ जी, एक भट्ट जी। क्या पता है किसानों को? आज किसानों का सत्यानाश कौन कर रहा है? अरे भट्ट जी की सरकार है और सेठ जी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो किसानों की जमीन अडानी और अंबानी को देने के लिए न 3 काले कानून आए, तो सेठ जी और भट्ट जी मिल करके ही तो किसानों का सत्यानाश आज भी तो कर रहे हैं। ये बात किसानों को नहीं पता, आंदोलन बड़ा बड़ा चलाते हैं, मगर ये बात नहीं पता है। ये बात पता ना होने की वजह से समस्या का समाधान
नहीं हो रहा है तो फूले साहू अंबेडकर की जो विचारधारा है वो विचारधारा ये तय करती कि आपकी लड़ाई क्या है। इतिहास में हमारे लोगों को पढ़ाया गया स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। किसने कहा? तिलक ने कहा, सबको पता है। लेकिन क्या ये भी पता है कि तिलक ने कहा था तेली तमोली और कुलभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है? संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेंगे? जब साहू महाराज ने कहा भास्कर राव जाधव को कि मांगो आरक्षण ओबीसी के लिए, बाबा साहब को कहा मांगो शेड्यूल कास्ट के लिए साउथ बोरो कमीशन के सामने, तिलक ने कहा तेली तमोली और कुनभट संसद में जाकर क्या करेंगे, क्या हल चलाना है इनको संसद में जाकर? तो तिलक तो हमारे विरोध में थे, लेकिन आज हमको पढ़ाया जाता नहीं, तिलक हमारे नेता थे, उनकी आजादी की लड़ाई सबकी लड़ाई थी। जब आप साहू महाराज को नहीं पढ़ोगे तो ये बात कहां से जानोगे? और जब आप ये बात नहीं जानोगे तो तब भी उनके झांसे में थे, आज भी उनके झांसे में हो। तब कांग्रेस की देशभक्ति के झांसे में थे, आज बीजेपी की देशभक्ति के झांसे में हो। और जो देशभक्त नहीं है वो देशभक्ति का प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग देशभक्त नहीं हैं। जो देश के ही नहीं है, जो देश के ही नहीं है वो देशभक्त कैसे हो सकते? जो राष्ट्र के ही नहीं है वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते? जो नहीं है वो दिखावा कर रहे हैं। और हम तो स्वाभाविक है, हमारा आदमी देश के विरोध में कभी सोचता ही नहीं, क्योंकि हम यहीं के हैं, असल में है यहीं के मूल्यवासी। जो नहीं होता वो दिखावा ज्यादा करता है। ब्राह्मण है नहीं इसलिए दिखावा ज्यादा करता है, सर्टिफिकेट बांट रहा है, कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही। जो देश के नहीं वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। वो दिखावा कर रहा है। और सारी लड़ाई को, जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, उसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई में बदल देता है। जब भी ऐसा मौका आता है, जब हमने भारत बंद किया 25 मई को, नूपुर शर्मा से बयान दिलवा दिया मोहम्मद साहब के खिलाफ। अब वो बयान होते ही, क्योंकि मुसलमान बोले तभी ना हिंदू मुस्लिम होगा। अगर मुसलमान बोले ही ना, आरएसएस अकेले बोले तो हिंदू मुस्लिम बनता नहीं। तो बहुत सारे मुद्दे उछाले हिजाब का और बहुत सारे, लेकिन मुसलमान बोल नहीं रहे। बोल ही नहीं रहे हैं तो कैसे हिंदू मुस्लिम होगा? बोलना तो चाहिए मुसलमानों, मगर बोल नहीं रहे इतना सब करने के बाद में। तो कहा जब मोहम्मद साहब के ऊपर ही बोल देंगे कुछ, तब तो बोलना ही बोलना पड़ेगा मुसलमानों को। तो नूपुर शर्मा से इसलिए बयान दिलाया, मुसलमानों के विरोध में बयान दिया नहीं गया, ये ओबीसी के विरोध में बयान दिया गया। ये ओबीसी को समझना चाहिए। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा चल रहा था, उस मुद्दे को दबाने के लिए जानबूझकर बयान दिलवाया। और कार्यवाही तब तक नहीं किया जब तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूरा हंगामा खड़ा नहीं हो गया। मतलब ओबीसी के मुद्दे को दबाने के लिए भारत की बदनामी पूरी दुनिया में करवाया बीजेपी और संघ परिवार के लोगों। और फिर कहते हम देशभक्त हैं। देश के लोगों को हक अधिकार नहीं देंगे, भले देश की बदनामी पूरी दुनिया में हो जाए, मगर देश के लोगों को हक अधिकार नहीं देंगे, लेकिन हम देशभक्त हैं। ओबीसी के लोग अमेरिका लंदन से आए हैं कि ईरान इराक से आए हैं? ओबीसी के लोग लंदन अमेरिका से आए हैं कि ईरान इराक से आए हैं? यहीं के हैं ना। अगर यहीं के हैं तो इनकी गिनती करने में क्या समस्या है? इनको संख्या के अनुपात में हिस्सा देने में क्या समस्या है? अरे तुम कहते भी हो ये हिंदू है। आरएसएस बीजेपी के लोग तो ओबीसी के लोगों को कहते भी है हिंदू है। अब चलो हिंदू भी है तुम्हारे हिसाब से, हिंदू भी है, तो फिर क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब कुछ और है। मतलब ये है कि हिंदू मुसलमान की समस्या इसलिए खड़ी की जा रही है कि ओबीसी हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के खेमे में खड़ा रहे, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। 3.5% उनको समर्थन चाहिए। समर्थन के लिए 52% ओबीसी उनके समर्थन में खड़ा रहे। तो इसके लिए हिंदू और मुसलमान का जब विवाद खड़ा होता दो ही बचते, ओबीसी SC ST खत्म। जब हिंदू और मुसलमान होता तो या तो हिंदू है या तो मुसलमान।
दो ही बचते हैं। तो जो ओबीसी है, ओबीसी सोचता पहले धर्म बचाना चाहिए, अधिकार तो बाद में देख लेंगे। चौधरी जी भारत बंद तो कर रहे हैं, फिर देखा जाएगा कभी। अभी धर्म बचाने का मामला है, पहले देख लेते हैं। तो आजादी के समय जब साहू महाराज कह रहे थे मत फंसो कांग्रेस के चक्कर में, ये तुमको अधिकार नहीं देंगे। बाबा साहब कह रहे थे तुमको अधिकार नहीं देंगे, ये देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये ब्राह्मणों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोग नहीं माने, साथ दिया। तो संविधान सभा में एक भी ओबीसी के आदमी को गांधी और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। साथ किसने दिया? ओबीसी के लोगों ने। और जब संविधान सभा में टिकट देने का मामला आया, एक भी ओबीसी के आदमी को गांधी और कांग्रेस ने संविधान सभा में टिकट नहीं दिया। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, बहुमत सरदार पटेल के समर्थन में था। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। क्यों? पहले से तय था ये ब्राह्मणों को ही आजाद करना है, ब्राह्मणों की आजादी के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। सबको हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये बात ज्योतिबा फूले जानते थे, साहू महाराज जानते थे, बाबा साहब जानते थे, पेरियार रामास्वामी नायकर जानते थे। पेरियार ने लिखा गांधी और कांग्रेस के आंदोलन से देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ब्राह्मणोक्रेसी आएगी, ब्राह्मण तंत्र आएगा, लोकतंत्र नहीं आएगा। पेरियार ने लिखा हुआ है। तब हमारे लोग नहीं माने, साथ दिया, तो क्या हुआ? आज तक अधिकार नहीं। अगर ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिए होते हमारे लोग, तो आज ये रोना नहीं रोना पड़ता कि हमारी गिनती नहीं हुई। उस समय साथ नहीं दिया, फिर भी बाबा साहब लड़े संविधान सभा में, आर्टिकल 340 लिखा, आयोग बना, आयोग लागू नहीं हुआ। लंबी लड़ाई के बाद 92 में मंडल कमीशन लागू हुआ, 90 में लागू हुआ, 92 में रिजल्ट आया। फिर भी हमारे लोग नहीं लड़ रहे थे, हमारे लोग चले गए मंदिर बनाने के लिए। अब मंदिर हमारे लोगों ने बनाया, ट्रस्ट में कौन है? एक भी ओबीसी नहीं, सिंगल ओबीसी को नहीं रखा। अरे दूसरे को ना रखते, विनय कटियार तो बहुत बड़े हिंदू थे, छोटे मोटे तो थे नहीं। कल्याण सिंह बहुत बड़े हिंदू थे, उमा भारती बहुत बड़ी हिंदू थी, इनको ही रख लेते, दूसरे को ना रखते। रितंबरा बहुत बड़ी हिंदू थे। परवीर तोगड़िया तो जान बचाकर भागे, बोले तो हमको तो मार डाल रहे थे आरएसएस वाले। तो ओबीसी का हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये ब्राह्मणों की नीति है। इस नीति को ओबीसी को समझाने की जरूरत है। देश में अगर हमारी संख्या 52% है, तो इस देश के हर क्षेत्र में 52% हिस्सा हमको मिलना चाहिए। हिस्सा मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगी। और हिंदू के नाम पर ब्राह्मण हिस्सा खा रहे हैं, हिंदू के नाम पर लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हिस्सा ब्राह्मण खा रहे हैं। और हमको क्या बताया जा रहा है? देश को मुसलमानों से खतरा है, देश को मुसलमानों से खतरा। तो हमने पूछा भाई, आजाद भारत में 75 साल में एक भी प्रधानमंत्री मुसलमान बना क्या? बोले नहीं बना। हमने कहा एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी बना क्या? बोले वो भी नहीं बना। तो एक भी आदिवासी? बोले वो भी नहीं बना। हमने कहा एक भी ओबीसी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बना क्या? थोड़ा देर सोचने लगे। हमने कहा नरेंद्र मोदी को छोड़कर कोई भी अभी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री ओबीसी का आदमी नहीं बना। और नरेंद्र मोदी 8 साल हो गया। क्यों हो गया 8 साल? क्योंकि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने चेहरा लगाया, मुखौटा लगाया कि ओबीसी का मुखौटा दिखाओगे तब तो ओबीसी का वोट मिलेगा। वैसे भी अगर नरेंद्र मोदी वास्तविक ओबीसी होते, कोई आदमी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है? कोई आदमी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकता, कितना भी मूर्ख आदमी क्यों ना। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो मूर्ख होते नहीं, उनको मूर्ख कहा नहीं जा सकता। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते हैं? कह नहीं सकते। तो जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिलवाया कि हम जानवरों की गिनती भले कर सकते, ओबीसी की नहीं कर सकते।
314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति रोक दी। स्कॉलरशिप पिछड़े वर्ग के लोगों का बंद कर दिया। बजट में पिछड़े वर्ग को कोई पैसा नहीं दिया। तो ये पिछड़ा वर्ग का आदमी पिछड़ों के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर उसके पास वास्तविक सत्ता होती तो क्यों पैर पे कुल्हाड़ी मारता? इसका मतलब उसको खड़ा किया गया है, मगर कुल्हाड़ी मारने वाला कोई और है जो कुल्हाड़ी मार रहा है। जब हम लोगों ने यह मुद्दा उठाया कि मोदी नहीं आरएसएस सरकार चला रहा है, तो मोहन भागवत ने बयान दिया, हम सरकार के डे टू डे के काम में कोई दखल नहीं करते, रोज के काम में हम कोई दखल नहीं देते हैं। मोहन भागवत ने बयान दिया, रोज के काम में दखल नहीं देते, इसका मतलब कभी कभी दखल देते हैं। कभी कभी दखल देते हैं। वो कब देते हैं? जब ओबीसी के आरक्षण का मामला आता है, एससी एसटी के आरक्षण का मामला आता है, और कोई इंपॉर्टेंट मामला आता है तो दखल देते हैं हमारे शेष के लोग, रोज रोज दखल नहीं देते। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर हमें शर्म आए। तो मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं मोदी जी, आपको अपने को ओबीसी कहने पर शर्म आनी चाहिए। दूसरे काम पर आपको शर्म आए ना आए, लेकिन आप अपने को ओबीसी कहते हो, इस पर शर्म आनी चाहिए कि देश में जानवरों की गिनती आप कर रहे हो, ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी तो स्वाभाविक रूप से ओबीसी नहीं है, इसलिए हम ये मानते हैं कि ओबीसी का भी कोई आदमी देश में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए बने थे, सरकार गिर गई। देवगौड़ा जी कुछ दिन के लिए बने थे, जाति जनगणना का फैसला लिया तो सरकार गिर गई। कोई ओबीसी का आदमी, मतलब जिसकी आबादी देश में 90% है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनर, उसका प्रधानमंत्री भी नहीं बनता। अजीब बात है, आजादी के 75 साल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी जिसकी आबादी देश में 90% है, उसका प्रधानमंत्री नहीं बना। ब्राह्मण बनते रहे, ब्राह्मण दूसरों को बनाते रहे, और हमें समझाया जा रहा मुसलमानों से खतरा है। एक भी मुसलमान नहीं बना 75 साल में प्रधानमंत्री। एक भी मुसलमानों की पार्टी अभी भी नहीं है जो सरकार बनाने लायक है दिल्ली में या किसी राज्य में। तो डर कैसे है? मतलब जहां से कानून बनता है वहां पर तो ब्राह्मणों का कब्जा है, संख्या हमारी है, कब्जा उनका है। जहां से कानून पे अमल होता है, अधिकारी कर्मचारी 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मुसलमानों का है नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो दशा ही निराली है। यहां तो बाबू बनने के लिए परीक्षा देना पड़ता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए परीक्षा नहीं देना है। वहां जज ही जज की नियुक्ति करता है। जजों ने खुद ही फैसला कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला कर लिया कि हम खुद ही जज की नियुक्ति करेंगे कॉलेजियम सिस्टम से। जज ही जज की नियुक्ति करता है। तो मिश्रा जी दुबे जी के भांजे को देख लेते हैं, और दुबे जी मिश्रा जी के भतीजे को देख लेते हैं। तो भाई भतीजावाद है, और एक ही जाति के लोगों का कब्जा है, वहां भी मुसलमान नहीं। मीडिया के हालात बताने की जरूरत है नहीं। आजकल बीजेपी को प्रवक्ता भेजने की जरूरत नहीं पड़ती टीवी पर। और मीडिया का जो एंकर होता है वही बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा तेज बोलता है। बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ा धीमा भी बोले तो जो एंकर है वो बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा तेज डांटता है विपक्ष का जो आदमी वहां बैठता है। तो सारी जगह तो ब्राह्मणों का कब्जा है, और हमें कौन सी दुनिया में ले जाया जा रहा है मुसलमानों से खतरा? मुसलमानों से खतरा नहीं है। इस देश में हम लोगों का हक अधिकार लूटने के लिए हमें यह दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों से खतरा है, और उसके लिए तमाम प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं करवाई जाती हैं ताकि ये माहौल हमेशा बना रहे। और जब ये माहौल हिंदू मुसलमान का बना रहेगा तो इससे जो एससी एसटी ओबीसी का मामला है, जो उसके आरक्षण का मामला है, उसके हक अधिकार का मामला है, ये मामला जीरो हो जाएगा, और इसी में लोग फंसे रहे। तो इस प्रकार के विवाद इसलिए खड़े किए जा रहे हैं, इसलिए जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है उसके तहत हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, इस बात को हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है। क्योंकि
जन महत्वपूर्ण नहीं है, जनमत महत्वपूर्ण है। मुंडी गिनोगे तो हम 85-90% हैं। दिमाग से कितने हैं? वोट कौन डालता है? हाथ थोड़ा ही डालता है, दिमाग डालता है। वोट पड़ता है, हाथ नहीं डालता, दिमाग डालता है। हाथ तो केवल बटन दबाता है, आगे तो दिमाग करता है ना बटन किसको दबाना। अब लोग हमारे हैं, मगर हमारे लोगों के दिमाग पर कब्जा उन लोगों का है, और हमारे लोगों के दिमाग पर उन लोगों के कब्जे होने की वजह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों को इस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा। अभी ओबीसी का संगठन जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं, मजबूत हुआ है, लेकिन फिर भी और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत लेवल तक 11-11 लोगों की कमेटी बनाओ। अब जो विपक्ष में है वो सरकार का मुकाबला करने लायक नहीं है, नहीं। हमको करना है मुकाबला। मुकाबला जनता की ताकत के आधार पर किया जा सकता है। जनता की ताकत होगी, श्रावस्ती में 5,000, 10,000, 20,000 आदमी डीएम ऑफिस घेर दोगे तो सही काम होगा ना, और नहीं घेर पाओगे तो गलत काम हो जाएगा आपके साथ। तो ये ताकत बनाना पड़ेगा, संगठन मजबूत करना पड़ेगा। आज सड़कों पर हम लोग लड़ रहे हैं क्योंकि ईवीएम से संसद में बहुमत हासिल हो सकता है, समाज में बहुमत कैसे हासिल होगा? ईवीएम से संसद में बहुमत हासिल हो सकता है, समाज में कैसे हासिल होगा? और जब समाज में हासिल नहीं होगा, समाज लगातार विरोध में खड़ा हो जाएगा, तो दुनिया का इतिहास है कि बड़े बड़े तानाशाहों को जनता ने उठाकर नीचे पटक दिया। तो यहां भी हो सकता है अगर इस तरीके की हरकत सरकार करती रहेगी। लेकिन हमको अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है। ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, ये कार्यक्रम लगाने के पीछे का मकसद है कि हम अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाएं। जो भारत बंद किया हम लोगों ने उसका प्रभाव रहा, लेकिन उतने वर्ष से जाति आधारित गिनती का मुद्दा हल होने वाला नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको दबाने के लिए कितने बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल तक के उठाए जा रहे हैं। ये हम लोगों को समझ में नहीं आता कितना बड़ा मुद्दा है, तो उनको समझ में आता कितना बड़ा मुद्दा है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट की अलग पहचान है, शेड्यूल ट्राइब की अलग पहचान है। शेड्यूल कास्ट कह रहा हम हिंदू नहीं है, हम अलग है, हमारी अलग पहचान है। आदिवासी कह रहा हम हिंदू नहीं है, हमारी अलग पहचान है। पढ़ा होगा आपने बयान बहुत सारे आदिवासी नेताओं। अब जब ओबीसी की गिनती हो जाएगी तो ओबीसी भी तो अलग हो जाएगा, बोलेगा हम 60% तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, 60% हम, 3.5% तुम, सारी मलाई तुम खा रहे हो, इतना दिन से हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, अब तुम हमारे पीछे आ जाओ। अगर आना है, नहीं आना है तो नहीं, अब हम तुम्हारे पीछे आने वाले नहीं है। तो देश में सामाजिक क्रांति होगी, धार्मिक क्रांति होगी, राजनीतिक क्रांति होगी, बहुत सारी क्रांतियां होगी। इसलिए गुमराह करने में लगे हुए, इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। हमने कहा अरे भाई, सबसे ज्यादा तो हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं, जाति जाति का तो कोई दंगा हो ही नहीं रहा है। जाति जाति का कोई दंगा हुआ है? और तुम धर्म के आधार पर गिनती करते जा रहे हो, उसको रोक ही नहीं रहे हो। जब धर्म के आधार पर गिनती करने से धर्मवाद नहीं बढ़ रहा है, भाषा के आधार पर गिनती करने से भाषावाद नहीं बढ़ रहा है, क्षेत्र के आधार पर गिनती करने से क्षेत्रवाद नहीं बढ़ रहा है, तो जाति के आधार पर गिनती करने से जातिवाद कैसे बढ़ जाएगा? जातिवाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो हिंदू के नाम पर सबको इकट्ठा करके इतना बड़ा घोटाला किया कि सारा मलाई ब्राह्मणों ने खुद अपने पास रख लिया और बाकी लोगों के सामने पत्तल फेंक दिया झूठा कि तुम इसको हिसाब करते रहो और सारी मलाई हम खाएंगे। जब गिनती होगी तो पता चलेगा कितने लोग कौन से नौकरियों में, कितने पंडित नौकरी में, कितने यादव नौकरी में, कितने कुर्मी नौकरी में, कितने मौर्य, सारी जातियों का रिकॉर्ड आ जाएगा। केवल हम ओबीसी के, हम तो कह रहे हैं सबकी कर लो ना, सबकी कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसका ज्यादा विकास हो गया ठीक है, जिसका कम हुआ है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था बनाओ, उसका विकास करो, उसको भी मुख्य धारा में लाओ। किसी परिवार में एक आदमी कमाए और 10 आदमी निठल्ले खाएं, विकास होगा परिवार का? भारत में तो वही हो रहा है।
लोगों को बड़े पैमाने पर बेरोजगार रखा जा रहा है, तो देश का विकास कैसे होगा? सबकी गिनती करो और सबका विकास करो। सबका विकास करोगे, जातिवाद खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म करने की स्कीम है, ये जातिवाद बढ़ाने की स्कीम नहीं है। इससे जातिवाद खत्म होगा, क्योंकि सबको विकास का अवसर मिलेगा। मगर उनको तो करना नहीं, वो तो समझ रहे हैं हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो हमें समाज में इसका जवाब देने की जरूरत है, समाज में जाने की जरूरत है, अपनी बात लोगों को समझाने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर लोग समझ रहे हैं, इसलिए तो पंडित लोगों को खुद आना पड़ रहा है सामने, नहीं तो आने की क्या जरूरत थी। पहले तो भेज देते थे, भाई चले जाओ देख लेना, अभी उनको ही आना पड़ गया। और वो आने का मतलब 3.5, 90 के मुकाबले 3.5, 90 के मुकाबले 3.5 का मतलब 90 अगर मुंह से फूंक मारे तो हवा में उड़ जाएगा, इतना ही है। तो इसलिए ये लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। और अभी आरएसएस को अगर हराना है, देश में काउंटर करना है, कौन से हमारे अलावा क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है देश में। कोई विपक्ष बोलने वाला नहीं, कोई नेता बोलना, सब डरे हुए हैं। जो डर गया वो मर गया। मरा हुआ आदमी लड़ाई कैसे लड़ेगा? मरा हुआ आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता, जिंदा आदमी लड़ाई लड़ता है। लोहिया जी कहते थे जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। तो ये जिंदा कौम है हम लोग, तो हम सड़क पे, और जो मरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं। तो इस लड़ाई को साथियों हम लोगों को मजबूत करना पड़ेगा, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस लड़ाई को मजबूत तब होगा जब हम जिले से लेकर के गांव स्तर तक अभियान चलाकर कमेटियां बनाने का काम करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, तब ये हो। हम समझ गए और हम ही समझ गए तो नहीं हो। बहुत सारे हमारे समाज में जानकार लोग हैं, जब आप लोगों को समझाने जाए होते हैं ये सब हम जानते हैं। जब उनको आप पूछोगे आप तो जानते, आपने बताया किसी को, तब वो कुछ नहीं बोलते। जानना महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरों को समझा करके मूवमेंट के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। जानना से केवल कुछ नहीं होगा, जब हम लोगों को जोड़ेंगे तो ताकत बनेगी। तो इसलिए हम लोगों को संगठन क्यों बनता है? संगठन तो इसीलिए ना बनता है कि ज्यादा लोगों की ताकत, क्योंकि अकेले से कैसे होगा? अकेले हम बहुत ज्ञानी हो गए, क्या करें? और अगर अकेले से होता तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, हम तो सब समझ ही गए। हम तो समझ ही गए, अब यहाँ आने की क्या जरूरत? यहाँ आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि लोगों का संगठन जब तक नहीं बनेगा, बुद्ध ने भी संघ बनाया ना, बुद्ध महान तो संघ बनाया। बुद्ध के संघ से सीखा ब्राह्मण कि संघ की ताकत, और संघ की ताकत थी जो भारत विश्वगुरु हुआ, सोने की चिड़िया हुआ, अफगानिस्तान तक भारत, तो संघ की ताकत थी। तो ये भी संगठन है, ये भी जो संगठन है ये भी संघ है। इसकी भी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादा के ज्यादा लोगों को विचारधारा के आधार पर जोड़ने की जरूरत है, अपनी ताकत निर्माण करने की जरूरत है। अभी हम भारत बंद ही कर रहे हैं, आने वाले समय में विधानसभा भी घेरना चाहते हैं और लोकसभा भी घेरना चाहते हैं। अरे 52% मतलब सीधा सीधा 52 करोड़ कम से कम मान लीजिए, और ज्यादा जरूरत नहीं। अगर 1 करोड़ लोग दिल्ली का संसद भवन घेर लिए तो फाइनल अल्टीमेटम दे देंगे, अभी अंदर घुसे हो तो जाति जनगणना का बिल पास करके ही बाहर आना, नहीं तो बाहर हम लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार करेंगे बाहर, उसके लिए ताकत चाहिए, वो ताकत निर्माण करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इस मौके पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, हमें भी लखनऊ जाना है। तो इतनी बात कहते हुए समाप्त करता हूँ और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना काम करो, क्योंकि अपना काम नहीं करोगे तो परिवार नहीं चलेगा। तो परिवार चलना जरूरी है, उसके लिए अपना काम करो, लेकिन उसके साथ ही साथ समाज का काम भी आपको हफ्ते में कम से कम 1 दिन समय निकालना चाहिए। जो ज्यादा कर सकता ज्यादा करे, लेकिन 6 दिन हफ्ते में ईमानदारी से घर का काम और 1 दिन हफ्ते में उतना ही